नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पॉलीगन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसी के आगे जो मेंसुरेशन की आधार इकाई है, आधार आकृति है, अब आज उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आधार आकृति कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं, त्रिभुज। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आकृति की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है त्रिभुज। तो आज हम इससे पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल धैर्यता से पढ़ेंगे। एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हम सीखेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए पूरे लास्ट तक। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और मैं बता दूं, अगर पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और पढ़ने का मन है तो पेन और कॉपी लेकर के ही आ जाएं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे थे, मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। तो एक बार देख लेते हैं कैसे क्या सारी चीजें हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। तो हमने बताया था जो क्षेत्रमिति होती है उसको दो भागों में बांटकर अगर हम पढ़ाई करें, दो भागों में बांटकर अगर इसको समझा जाए, तो हमने बताया था एक 2D फिगर को हम पढ़ेंगे और एक क्या करेंगे, 3D फिगर। 3D फिगर यानी 3 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब ये समतल आकृतियां होती हैं। 2D कैसी आकृतियां होती हैं, समतल आकृतियां होती हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशन यानी दो विमा जिसमें होती हैं। कौन कौन सी, इसमें L लेंथ होती है, इसमें ब्रेथ भी होती है यानी कि चौड़ाई होती है, इसमें L लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है और हाइट भी होती है। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं 3D फिगर में। 3D फिगर में हमने बताया इसमें कौन सी आकृतियाँ आती हैं। इसमें तो समतल आकृतियाँ हो जाएंगी और इसमें कौन सी होती हैं, इसमें ठोस आकृतियाँ होती हैं। ठोस आकृतियाँ होती हैं। कैसी आकृतियाँ होती हैं, ठोस आकृतियों की चर्चा की जाएगी। और अगर ठोस होंगी तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी इनका हम 3D आकृतियों का हम आयतन निकालते हैं। क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। और इसी का हम सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है। और इसी में मैं 2D में बता दूं कि 2D में हम लोग कौन सी आकृतियां लेते हैं, समतल आकृतियां लेते हैं। समतल आकृतियां लेते हैं जिनका हम क्या करते हैं, केवल एरिया निकालते हैं, यानी इनका हम केवल क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली थी। तो हमने बताया था इसमें दो आकृतियां हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है बहुभुज। बहुभुज का वीडियो हमने बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। मेंसुरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके बहुभुज आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर होता है वृत्त, यानी कि सर्किल। यानी कि सर्किल, ये क्या है, बहुभुज यानी कि पॉलीगन। पॉलीगन, ठीक है, बहुभुज आकृति। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आकृतियां होती है, जो ठोस आकृतियां होती हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, स्फीयर यानी गोला हो गया। ठीक है, इसी के साथ सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं, ये 3D में आ जाती हैं। 3D में मैं आपको फिर से बता दूं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीजें होती हैं। तीन विमाएं होती हैं, इसमें केवल दो विमाएं होती हैं, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इसमें हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई थी। अब बहुभुज में हम लोगों ने कौन कौन सी आकृतियां पढ़ी थी, हम बता दें। बहुभुज में यहां पर देख लीजिए, जो बहुभुज होते हैं उसमें नंबर ऑफ साइड्स और नेम ऑफ पॉलीगन, कौन कौन से पढ़ चुके थे ये भी हम इसमें बता देंगे आपको। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, जैसे देखो बहुभुज जो शुरुआत होता है, जो बहुभुज आकृति होती है, वो आकृति तीन या तीन से अधिक रेखाओं से निर्मित होती है। तीन से कम रेखाएं होंगी तो कोई भी बहुभुज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, तो हम ये परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा हो जाएगी तीन या तीन से अधिक भुजाओं से। और भुजाएं कैसी, सीधी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता है तीन से ही बनना स्टार्ट हो रही है, तो तीन, जिसकी तीन भुजाएं होंगी उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल यानी कि इसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, इसे हम त्रिभुज कहते हैं, जो आज हमको पढ़ना है।
ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्लास बड़ी होती है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो बहुत ही धैर्यता के साथ पूरे नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा देंगे, छोटी से छोटी चीज़। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस तरीके से इसको वीडियो बना रहे हैं जिससे जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी यहाँ से पूरा अध्ययन कर सकता है और अपने नोट्स बनाते हुए चलेगा, और एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, अगर 4 भुजाएं होंगी तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। देखो पॉलीगन के बहुभुज के नाम होते हैं, त्रिभुज बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसे अगर 5 भुजाएं हैं तो इसे पंचभुज कहेंगे, पंचभुज कहेंगे, यानी कि पेंटागन, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 भुजाएं हैं तो क्या कहेंगे? हेक्सागन कहेंगे, यानी कि षटभुज, षटभुज, हेक्सागन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो चतुर्भुज की आकृति है, जो चतुर्भुज की आकृति है, इसमें हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया था, यानी कि इसमें हम लोगों ने वर्ग को कंप्लीट कर लिया था, और इसी में हम लोगों ने रेक्टेंगल, यानी कि आयत को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये 2 आकृतियां हम लोगों ने पढ़ ली है। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप ये देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मेंसुरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप ये दोनों चैप्टर, ये दोनों ही, मतलब स्क्वायर कंप्लीट करना है आपको, रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, पूरी थ्योरी क्लास पड़ी हुई है, ये आप देखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन भी हमने लगवाए हैं इसमें, तो क्वेश्चन भी आप उससे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने चतुर्भुज में ये आकृति पढ़ ली थी। आज बेसिक आकृति, जो कि मेंसुरेशन की एक आधार फिगर है, आधार आकृति है। आधार आकृति का मतलब क्या होता है? आधार आकृति का मतलब क्या होता है कि अगर जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज से हम इस वर्ग को भी सॉल्व कर सकते हैं, त्रिभुज से ही हम आयत को भी सॉल्व करते हैं, और हमने बताया भी है कि त्रिभुज से ही हम कभी कभी त्रिभुज का उपयोग हम वृत्त में भी करते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे, जो ट्रायंगल है बहुभुज की, जो ट्रायंगल है, ये आधार आकृति है मेंसुरेशन, पूरे मेंसुरेशन की। तो हमको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। आज हम त्रिभुज पढ़ेंगे, तो वही चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने भी हेडिंग लगा ली होगी। तो अब हमको सबसे पहले तो हम परिभाषा की बात करेंगे, डिफिनेशन की बात करेंगे, परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले समझेंगे कि त्रिभुज 2 तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजाएं हों उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसा बहुभुज, ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड हों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। 3 साइडों से निर्मित बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं। इतना क्लियर होगा। नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, 3 सीधी आकृतियों से घिरी हुई, 3 सीधी आकृति नहीं, 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, 3 साइड और 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो हम एक ऐसी ही आकृति बना लेते हैं जो 3 ओर से घिरी हुई सीधी लाइनों से बनी हुई है। तो हम, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड, यानी 3 रेखाओं से, 3 किनारों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये 3 आकृतियां हो गई। तो एक चीज मैं बता दूं, इसमें 3 कोण होते हैं, जैसे ए, बी और सी। 3 शीर्ष भी होते हैं और शीर्षों से कोणों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हम एंगल
डिनोट करते हैं वो हम कैपिटल लेटर से बनाते हैं, और जो हम साइडों को डिनोट करते हैं तो साइड को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे सी के सामने वाली रेखा क्या हो गई, स्मॉल सी हो गई, और बी के सामने वाली रेखा क्या हो गई, स्मॉल बी हो गई, और ए के सामने वाली रेखा क्या हो गई, स्मॉल ए हो गई। और मैं त्रिभुज में बता दूं, अगर यहाँ पर कोण की बात करेंगे तो ये कोण ए है, ये कोण क्या है, ए है और कैपिटल, ठीक है। ये कोण कौन सा है, तो ये कोण है सी, कौन सा कोण है, सी, और कैपिटल सी है। ये कोण कौन सा है, कैपिटल बी है, ठीक है। इतनी चीजें भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके आगे हमको बात करनी है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं। तो एक एक नियम की बात करेंगे, एक एक पहला नियम, दूसरा नियम, ऐसे नियम के हिसाब से हम पूरा सीखते हुए चलेंगे। और मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा यूज हम करेंगे, ज्योमेट्री की भी चीज़ें हम थोड़ी सी इसमें बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको सीखना है, तीन रेखाएं होती हैं, तीन रेखाएं होती हैं, और तीन क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तीन रेखाएं तीन कोण से बन जाता है क्या, त्रिभुज बन जाता है। तो भाई तीनों रेखाओं का भी बहुत उपयोग है, कोणों का भी बहुत उपयोग है, तो हर एक चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से। चलिए तो अब पहला पॉइंट सबको पता होगा, बस छोटे छोटे पॉइंट हैं, और कैसे और क्यों सारी चीजों। पहला नियम, डिफिनेशन तो आपको पता ही चल गई होगी, अब पहला नियम डाल लो। पहला नियम, पहला नियम क्या है, पहला नियम है, सबको पता होगा कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, यानी ए बी और सी। तो हम यह कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी अगर बात करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की अगर योगफल की बात करेंगे तो 180 होता है। ये कैसे कैसे निकलता है, मैंने एक फार्मूला भी बताया था, बहुभुज, ये एक बहुभुज है, एक त्रिभुज कैसी आकृति है, तो त्रिभुज एक बहुभुज है, क्या है, बहुभुज है। और हमने एक फार्मूला भी बताया था, त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज है, ठीक। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल के लिए फार्मूला बताया था, क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला बताया था। तो आप यहां त्रिभुज में लगा सकते हैं, ये n क्या है, तो n यहां पर है नंबर ऑफ साइड, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स n-2 है, बहुभुज है, त्रिभुज एक बहुभुज है, तो हम पता कर सकते हैं कि 180 होता है कि नहीं। तो यह प्रूफ कर रहे हैं हम, यहाँ कैसे हो जाएगा, तो n साइड कितनी है, 1 2 3, तीन साइडें हैं, तो 3-2 इंटू 180, तो 3 में 2 गए 1, 1 इंटू 180 क्या आ जाएगा, 180, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से पता चल गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ हमको नहीं पता होती तब हम कैसे पता करते, तो सारी चीज़ें हमको सीखते हुए चलना है, तब हम कैसे करते। तब देखो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन है वो दो चीज़ें, कि अगर किसी रेखा पर अगर कोई कोण बनेगा, कोण निर्माण होगा, तो वो कितने डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये पूरी सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, तो अगर इस सीधी रेखा पर अगर एक कोण का निर्माण करेंगे तो वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट, ये रेखा का पॉइंट है, पढ़ाएंगे जब लाइन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है लाइन का ही है। जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा दोनों को काटती है, तब हम एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे ये एकांतर है, और ये वाला एकांतर किसका है, इसका है, ये क्या है, अल्टरनेट कोण कहलाते हैं, ठीक है, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण की अगर बात करें तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर नाम दे दें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण किसके, और कोण 3, ये वाला कोण 3, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा।
ठीक है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण समझ में आ गया। एकांतर कोण कब पता करेंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो। तो इमेजिन करो, थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट हम समझा रहे हैं आपको। ये रेखा हमने ऐसे बढ़ा दी और ये भी रेखा हमने क्या कर दी, ये भी रेखा इसके ऊपर समांतर एक रेखा खींच दी। ठीक है, एक समांतर रेखा खींच दी। बीसी के पैरेलल एक हमने रेखा खींच दी। अब आप बताओ, ये कोण, ये जेड बन रहा है, ये जेड, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? ये वाला तो बी है, तो ये भी कोण बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोण, ये देखो जेड बनता है एकांतर कोण में, हमेशा ये भी याद रखो कि जेड बनता है। ये जेड बन रहा है, ये तो 1 और 4 बराबर है। तो यहाँ पर B और ये भी बराबर है। यहाँ पर ये C है तो C ये भी हो जाएगा, C ये भी हो जाएगा। कोण A तो ये है, ये कोण है। अब आप बताओ, सीधी रेखा है कि नहीं है? सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है? बने कोण, सीधी रेखा पर बना कोण ही कितने डिग्री का होता है? तो हम बार बार बता रहे हैं, सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। इसमें कोण B भी आ गया, कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। थोड़ा देर लग रही है, लेकिन आप ये सब चीज़ें अगर सीखोगे तो यकीन मानिए बहुत ही मजा आएगी आपको। ठीक है, चलिए, पहला नियम हो गया कि पहला नियम क्या था? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री है। इसी के बाद दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम भी समझ लेते हैं। दूसरा नियम, कोई भी त्रिभुज है, अगर कोई भी त्रिभुज है, इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ए बी सी, इस वाले एंगल की बात करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये सम ऑफ अपोजिट। ठीक है, तो सम ऑफ अपोजिट मतलब कि अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये वाला कोण यहाँ पर हम अगर अल्फा मान लें और ये कोण ए, ये कोण बी है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी, क्योंकि ये कोण ए है और अभिमुख। फिर से समझो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है किसके? सम ऑफ अपोजिट या इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि अंतः अभिमुख, अभिमुख का मतलब क्या होता है? इसके सामने के दोनों कोण, एक ये कोण इसके सामने पड़ रहा है, एक ये कोण पड़ रहा है, अंतः अभिमुख कोणों के योगफल को, योगफल मतलब a प्लस बी हमने जोड़ दिया, a प्लस बी, अल्फा बराबर कोण a प्लस कोण b हो गया यहाँ पर। तो अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, योगफल। ठीक है, योगफल के बराबर होता है कौन सा? एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण। बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होगा? बराबर होगा किसके? अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसको अगर प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ कैसे हो जाएगा? आप देखो, अगर ए और बी को लेके निकालेंगे ये कोण कितना होगा, तो आप कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ए और बी 180 में घटा दो, तीसरा कोण पता चल जाएगा। तो ये तीसरा कोण 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। ए और बी को जब लिया, जब अल्फा को निकालेंगे तो एक कंडीशन ये बनेगी, सीधी रेखा पर बना कोण क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। तो अगर इतना कोण अगर अल्फा है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही एंगल है, कोण सी की ही बात हो रही है। कोण सी बराबर ये भी है, कोण सी बराबर ये भी है, तो आपस में बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लो 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस अल्फा। 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा बराबर आप बताओ आया कि नहीं? कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ से आपको प्रूफ भी हो गया कि जो कोण ए प्लस कोण बी मतलब कि
जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई, अब इसको हम बिगाड़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इसी पॉइंट से चलिए तीसरा ही पॉइंट बताते हैं ना। इस पॉइंट से एक चीज और समझाएंगे, चलिए बाद में बता देंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट बहुत ही आसान है, समझते हैं। कोई भी अगर रेखा है, बहुत ध्यान से समझो, ये सब रेखा में भी बताएंगे, लाइन में भी बताएंगे। एक हम त्रिभुज यहां पर बना रहे हैं। कोई भी अगर रेखा है, उस पर कोई बिंदु है, उसी रेखा पर स्थित है, ओ है, और ये ए, ये बी। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगर रेखा पर ही कोई बिंदु हो गया तो AO प्लस ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? AB। कैसे? अगर AO की लंबाई 5 है और OB की लंबाई 6 है तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? आपको 6 5 11, यानी 6AO, OB कितना है? OB 6 है और AO कितना है? 5 है। जोड़ देंगे, OB की वैल्यू 6 5 कितनी आ जाएगी? टोटल कितनी आ जाएगी? 11। ये तो संभव कब था? जब ये जो बिंदु है ये इसी रेखा पर था। लेकिन अगर इसी बिंदु को, बहुत ध्यान से समझो, अगर इसी बिंदु को हम थोड़ा सा ऊपर कर दें यहां पर, तो आप बताओ, इस बिंदु पर कर देंगे तो क्या जो AB की लंबाई होगी वो AO, ये पॉइंट यहां पर आ गया, O यहां से हटा दिया, AO प्लस OB, देखिए AO प्लस OB, अब तो ये बड़ी होगी लाइन है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर हो गया, तो AO और प्लस OB करेंगे तो इस रेखा से बड़ी होंगी कि नहीं होंगी? बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा, अगर इसी रेखा पर होती तो AO प्लस OB जो होता AB के बराबर होता, लेकिन ये पॉइंट को हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब AO, ये AO और OB कहाँ है? OB, अब क्या होगा? ये बड़ा होगा किससे? AB से। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई? तो हम यहाँ से कंडीशन बना रहे हैं कि AB, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे हम सीखेंगे, जो चीज़ हम बता रहे हैं, इससे हम ये सीखेंगे कि कब त्रिभुज का निर्माण संभव होगा और कब त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा। तो उनके लिए कंडीशन होगी। हमें यहाँ से पता चला कि दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं, ये भुजा है एक और एक ये भुजा, दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहला पॉइंट ही लिख लो, यहां से हमने इसको समझ भी लिया है। पॉइंट कैसे लिखना है? तो पहला पॉइंट यहां पर लिख लो, नोट लगा के, दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहला पॉइंट है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर तीन कंडीशन बनाएंगे, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। कैसे? हमने यहाँ पे पता चल गया दो भुजाओं का योगफल जो होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है। यहाँ पे डाल लो, ये जो पॉइंट है इसमें क्वेश्चन क्या है कि कब त्रिभुज बनेगा, कब त्रिभुज बनेगा। तो कब त्रिभुज बनेगा? पहला पॉइंट ये है कि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा। तो समझते हैं यहां पर कंडीशन क्या बनेगी? AC, चलो AB प्लस BC, ये दो भुजाएं हैं, बड़ी होंगी किससे? AB BC CA से बड़ी होंगी, ठीक है। अब साइड यहां पर ले रहे हैं तो साइड ले लो, ये AB BC ना लिखो, यहां पर साइड ही बना लेते हैं। B के सामने वाली भुजा स्मॉल b, A के सामने वाली भुजा स्मॉल a और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c, ठीक है। तो हमें देखना क्या है, हम पहले लेते हैं A प्लस B हमेशा बड़ा होगा किससे? C से। B प्लस C बड़ा होगा किससे? A से। C प्लस A बड़ा होगा किससे? B से। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट ये भी लिख लो आप लोग कि दो भुजाओं का अंतर, डिफरेंस, दो भुजाओं का अंतर
हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ये पहले नोट कर लो, इसके बाद हम दूसरा भी बता दें। यहीं पे 3 पॉइंट इससे भी बनेंगे, ये 3 पॉइंट इससे निकल के आए और 3 पॉइंट किससे निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे। तो यहाँ पर इधर लिखे दे रहे हैं 3 पॉइंट, ये दूसरा नोट लगा लेना, ये सेकेंड नोट है। अब दूसरे पॉइंट से कह रहे हैं दो भुजाओं का अंतर, तो a माइनस बी हमेशा छोटा होगा। छोटे की तरफ क्या करते हैं, मुंह बंद रहता है, हमेशा छोटा होगा किससे, तीसरी भुजा से, ठीक है। तो b माइनस सी छोटा होगा किससे, a से, और c माइनस a छोटा होगा किससे, b से। आपको ये भी याद रखना है, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई हैं तो हम आपको बता दें कि कैसे इनको फॉलो करना है और कैसे हम समझेंगे कि त्रिभुज का निर्माण कब होगा और त्रिभुज का कब निर्माण नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बिगाड़े, यहीं पर समझाते हैं। कह दिया है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः, 3 भुजाएं दी हैं, 3 भुजाएं जो क्रमशः हैं वो कैसे हैं, वो है 3, 4, 5। पूछेंगे जिनकी लंबाइयाँ 3 भुजाएं दे दी गई हैं, जिनकी लंबाइयाँ 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, क्या त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो आप क्या करोगे, ये देखोगे ये फॉलो हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है, तो त्रिभुज बन जाएगा। कैसे, इसमें पहले वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तब त्रिभुज बनेगा। 2 भुजाएं 4, 3, 7, 5, 7 से बड़ा है, बनेगा भी। 5, 4, 9, 3 से 9 बड़ा है। 5, 3, 8, 4 से 8 बड़ा है, मतलब त्रिभुज बन सकता है। दूसरी कंडीशन, दूसरी भुजा हम दे रहे हैं 3, 4, 8, त्रिभुज बनेगा। तो फिर से देखते हैं कि 8, 4, 12, 3 से बड़ा है अभी, ठीक है। 4, 3, 7, 8 से छोटा हो गया, गलत। देखो यहां पर समझो 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो 3, 4 कितना हो रहा है, 4, 3, 7, और 7 तो तीसरी भुजा 8 है, तीसरी भुजा से छोटा हो गया। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज की 3 और 4 और 8 रेखाएं होंगी तो वहां त्रिभुज, किन्हीं भी रेखाओं की लंबाई 3, 4, 8 होगी, तो वहां पर त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। समझ में आया। चलिए एक और देख लेते हैं, ऐसे भी अंतर निकाल के भी देख सकते थे। 4, 3 का अंतर कितना है, ऊपर वाले में देख रहे हैं त्रिभुज बन रहा है नहीं। 4, 3 का अंतर 1 है, 5 से छोटा है 1। 5, 4 का अंतर 1 है, 3 से छोटा है 1, ठीक है। 8, 4 का अंतर कितना है, यहां पर देखो 8, 4 का अंतर 4 है और 3 से बड़ा हो गया, यानी नीचे वाले से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, ठीक है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं, इसको नोट कर लो। पहला एग्जाम्पल, 3 भुजाएं दी गई हैं 5, 8, 12। 3 रेखाएं हैं 5, 8, 12, त्रिभुज बनना संभव है या नहीं आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, 8, 5, 13, 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो 8, 5, 13 12 से बड़ा है, 12, 8, 20, 5 से बड़ा है, 12, 5, 17, 8 से बड़ा है, यानी अभी त्रिभुज बन सकता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं कि 5 और 8 का डिफरेंस कितना है। 5 और 8 का डिफरेंस होता है 3, और 12 से छोटा है। 8 और 12 का डिफरेंस कितना है, 4, 5 से छोटा है। 12, 5 का डिफरेंस कितना है, ये देखो 12 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 12 और 5 का डिफरेंस होता है 7, तो 7 8 से छोटा है, यानी यहां पर त्रिभुज का निर्माण संभव है, त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 रेखाएं दी गई हैं, पूछा गया है त्रिभुज बनेगा या नहीं। कैसे, 3 रेखाएं दी गई हैं, त्रिभुज बनेगा या नहीं ये अब पता करना है। तो कैसे, तो हम फिर वही नियम लगाएंगे, 10, 12 कितना 22, और 25 से छोटा है, गलत हो गया यहाँ पर।
हमने कहा था दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा ही नहीं हो रहा है, मतलब जो नीचे रेखाएं दी गई थी जिनकी लंबाइयां 10, 12, 25 था, उनसे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन एनटीपीसी और हाई कोर्ट हो गई, डी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें पूछे जाते हैं। ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब हम जान दो, अब त्रिभुज तो बन गया। अब त्रिभुज अगर बन गया है तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखो, तीन लाइनों से अगर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो तीन लाइनों से तीन लाइनें होती हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, अब अगर लाइनों की चर्चा करेंगे तो लाइनों से देखेंगे तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोणों के आधार पर देखेंगे तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज को अब हम दो भागों में बांटेंगे। त्रिभुज को अब हम दो भागों में बांटेंगे, और जो दो भागों में बांटेंगे वो किस आधार पर बांटेंगे? वो आधार होंगे, पहले तो हम कोणों के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, पहले हम कोणों के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, और उसके बाद भुजाओं के आधार पर बांटेंगे। भुजाओं के आधार पर, यानी कि अगर हम कहें तो बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोनों ही प्रकार से वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अगर कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं तो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जब कोणों की बात होगी तो हम कैसे करेंगे? चलो पहले साइड की बात कर लेते हैं। साइड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो यहां पर पहले हम नाम लिख रहे हैं। एक होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन, स्केलन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विषम बाहु। हो गया, थोड़ा सा दूर लिखें, इसी में सारी चीजें बताएंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है समद्विबाहु। हो गया। अब इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तीन यहां पर त्रिभुज आ गए। भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे, एक विषम बाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजाएं, यहां पर त्रिभुज बना रहे हैं, जिसकी प्रत्येक भुजाएं असमान होती हैं, जिनकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आप समझ गए, विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल की बात होगी। विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके प्रत्येक साइड, जिनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में भिन्न भिन्न हो, आपस में असमान हो, उन्हें हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिनकी दो भुजाएं, समद्विबाहु मतलब समान हो दो भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड से अगर बराबर है। केवल त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जिसमें अगर दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं अगर समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर तीनों भुजाएं असमान है तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर तीनों भुजाएं समान है, अगर तीनों भुजाएं समान है तो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पर तीनों साइड समान है, यहाँ पर दो भुजाएं समान है, यहाँ पर सारी भुजाएं असमान है, कोई भी भुजा समान नहीं है, कोई भी भुजा समान नहीं, दो भुजाएं समान है, यहाँ पर तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, समबाहु। अब देखो यहाँ पर ही चर्चा की जाएगी विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कोणों के आधार पर पता करना हो तब हम कैसे पता करेंगे कि अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि ये है आपका 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, ये कौन सा त्रिभुज है? 90 नहीं करते, यहां पर करते हैं, यहां पर 70 और यहां पर 80। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज है ये पूछेंगे, ये त्रिभुज कौन सा है? तो आप कहोगे यहां पर तो सभी कोण असमान हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझो, कोई भी त्रिभुज अगर उसकी भुजाएं तीनों असमान हैं तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे? तीनों कोण भी असमान होंगे। विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी असमान होती हैं और तीनों कोण भी असमान होते हैं, और तीनों कोण असमान इसलिए होते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, इसी उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर तीनों कोण असमान हैं तो तीनों भुजाएं भी असमान होंगी, इस वजह से उस त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो आप कोणों के आधार पर भी बता सकते हैं। अगर दो, जैसे यहां 45, यहां पर क्या दे दिया गया, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर दे दिया गया 60 और ये 12, 120 बचा कितना? बचा है, ये तो बराबर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूं, 70 और 40। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है? तो हमने देखा दो कोण बराबर हैं यानी दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि हम यहां से ये समझे जितनी भी भुजाएं बराबर होगी उतने ही कोण बराबर होंगे, जितनी भी भुजाएं बराबर होंगी उतने ही कोण बराबर होंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज अगर कोणों के आधार पर चर्चा करें तो हम समद्विबाहु त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे? अगर दो कोण समान है, दो कोण समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, अगर तीनों कोण समान है, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है इसलिए तीनों कोण समान है, तो यहां पर लिख लो कोई कोण समान नहीं है, कोई कोण समान नहीं, कोई कोण समान नहीं है, दो कोण समान है, तीनों कोण समान है, तीनों कोण समान है, और कितने डिग्री के हैं तीनों? 60 डिग्री के हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है। चलिए ये तो हो गई बेस्ड ऑन साइड, मतलब साइड के आधार पर, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया। अब बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तब भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर देख लीजिए, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। और ये कौन सा है? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इनको कैसे पहचानेंगे? तो फटाफट देख लो। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसमें कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक ना हो, कोई भी कोण यानी सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, सारे कोण 90 से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम हो। ठीक है, सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। सभी कोण की बात अब नहीं होगी। अधिक कोण त्रिभुज में जब बात होगी तो कोई भी कोण, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 से अधिक, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से
अधिक हो, एक कोण भी अगर 90 से अधिक है, 90 से अधिक है, देखो सारे कोण 90 से कम होंगे तो न्यून कोण कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अगर अधिक है तो अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज कोई भी एक कोण 90 डिग्री का ही हो, 90 डिग्री का ही हो तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गई, ये आपको कोणों के आधार पर पता कर लिया। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। यानी अभी इन्हीं चीजों को, इन्हीं जो न्यून कोण त्रिभुज को अगर भुजाओं के आधार पर पता करना हो, भुजाएं दे दी गई हो, उसके बाद बता दी जाए कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, कौन सा त्रिभुज है, ऑप्शन में होगा न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है या इनमें से कोई नहीं। तब कैसे पता करेंगे, यानी कहने का मतलब यह है, बहुत ध्यान से समझिए, कहने का मतलब यह है अगर आपको भुजाएं दे दी जाएं और उसके बाद आपसे इन्हीं 3 कोणों की बात की जाए कि न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण है कि समकोण त्रिभुज है, तब आप कैसे पता करेंगे। तो समझते हैं इसको कैसे पता करेंगे हम। तो पता करने के लिए आपको तीनों चीजें लिखनी है। न्यून कोण त्रिभुज अगर पता करना है, न्यून कोण त्रिभुज अगर पता करना है तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 ऐसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा, परिभाषा इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप पता कर सकते हो, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय हम ना बताकर आपको 3 चीजें मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, उसको याद कर लो। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग से छोटी है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज कब होगा, जब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग से छोटा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं 4, 5, 6। किसी भी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4, 5, 6 है, वो कौन सा त्रिभुज है आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल, वर्ग के योगफल लिख लो बेटा, के योगफल सम से। चलिए थोड़ा सा गलत हो गया है, चलिए ये लाइन यहां से, भुजाओं के वर्ग के योगफल से छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं, सबके स्क्वायर कर लो, 4 चौक 16, 5 चौक 25, 6 छरंग 36। ठीक है, तो अगर 16 और 25 को जोड़ रहे हैं कितना है, 41 है, 41 है, और ये कितना है, 36 है। बड़ी भुजा का स्क्वायर 36 है और 2 भुजाओं का स्क्वायर का योगफल 41 है, छोटा नहीं है। 2 भुजाओं का, हमने कहा भुजाओं के वर्ग के योगफल से अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है, ये है कि नहीं, ये 41 है और ये 36 है, ये छोटा है कि नहीं है, छोटा है। अगर छोटा है तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी अगर किसी भी त्रिभुज की 4, 5, 6 साइड है तो ये त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी के बाद दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अधिक कोण कब होगा, बस यहाँ पर ही वही रहेगा, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के
वर्ग के योगफल से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल से बड़ा है तो अधिक कोण कहलाएगा। कैसे? कोई भी त्रिभुज ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहां पर 4, 5 और 8, बनेगा नहीं, 7 ले लेते हैं। ठीक है, 4, 5 और 7, ये कौन सा त्रिभुज है पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर पता करो तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर तो 49 है। अगर 49 बड़ा है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल से, तो योगफल करके देखो, 25 को 16 से जोड़ा तो 5, 6, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 41 आ रहा है, और 41 से 49 तो बड़ा होता है, यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। बड़ी भुजा का वर्ग अगर छोटा है, योगफल से क्या है, छोटा है, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। आपको याद रखना है चीज। अगर बराबर है, ठीक है, तो कौन सा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यही पूरी परिभाषा लिखनी है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल से फल के बराबर है तो समकोण कहलाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कब बराबर होता है। ये भुजाएं दे दी गई हैं। बड़ी भुजा कौन सी है, 26 है। 26 का स्क्वायर किया कितना है, 6, 7, 6, 676। 24 का स्क्वायर किया तो 5, 7, 6, 576। 10 का स्क्वायर किया 10 दाम 100। अगर 100 और 576 को जोड़ा, 100 और 576 को जोड़ा तो कितना आ गया, 676 आ गया। यानी कि ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का त्रिभुज है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इतनी बात पता चल गई कि अगर दो भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग से बराबर है तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात अगर हो गई तो अब चलते हैं थोड़ा सा त्रिभुज की ओर। ये सारी चीजें अब कर लोगे तो एक क्वेश्चन हम थोड़े से और करवा देते हैं इसी में। कैसे क्वेश्चन होंगे, तीन क्वेश्चन हम करवाएंगे। 3 क्वेश्चन करवाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। सभी लोगों को आंसर भी देने हैं। 5, 8, 4। ये एक त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है ये आपको बताना है। ये त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, और ये नीचे वाला ये कौन सा त्रिभुज है, तो आपको बताना है। चलिए हम कर लेते हैं अब। ठीक है, तो ये वाला कौन सा त्रिभुज है और बताना कौन से, ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपके बेटा न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हैं, कौन से बताना है, तो 4 ऑप्शन है, इसी में बताने हैं। तो सबसे पहले बताया न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाता है, यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर करो तो 68 कितना होता है, 64,
ये कितना है, पचम 25 और ये 4 चौक 16। अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के योगफल से तब भी बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो 25 और 16 41 होता है, 41 64 से छोटा है, यानी ये बड़ा है, बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा है, तो क्या कहलाएगा, ये अधिक कोण। ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। पहला आंसर पता चल गया, अधिक कोण त्रिभुज है। दूसरा पता करते, 6 7 8 है इसकी भुजाएं, 6 है 7 है और 8 है, तो कौन सा त्रिभुज है, तो 6 कितना है 36, 7 7 कितना होता है 49 और 88 कितना होता है 64। तो 6 9 15 के 5, ये 6 9 15 के 5 और 4 3 7 1 8 85, 85 आ गया। दो अन्य भुजा के वर्ग का योगफल 85 आ गया और बड़ी भुजा का वर्ग है 64, 64 बड़ी भुजा का वर्ग है और 85 से छोटा है, छोटा है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण है। कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। आप सभी लोग करके भी देखेंगे। अब ये आ गई, तो बड़ी भुजा इसमें कितनी है, 10 दाहम 100, यहाँ पर 8 8 64 और ये 6 6 36, और 64 और 36 को जोड़ा, बड़ी भुजा को छोड़ के हटा के ही जोड़ेंगे, बड़ी भुजा को हटा दिया 100, ये 100 है इधर, 64 और 36 को जोड़ा कितना आ गया 100, 100 और 100 के बराबर है, यानी बड़ी भुजा के बराबर है। तो बराबर होने पर कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। इतनी चीजें आपको यहां से भी पता हो गई होंगी। चलिए अब आते हैं कुछ अन्य बातों की ओर। अब अन्य बातें कौन सी हैं, अब सबसे पहले जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी कुछ फार्मूले की बात करेंगे, और वो फार्मूले जो होंगे वो किसी भी त्रिभुज में लग जाएंगे। ऐसे फार्मूले अब हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो त्रिभुज के सभी त्रिभुजों पर, किसी भी त्रिभुज लिख दो। अब पॉइंट क्या है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता करें, ये पॉइंट है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता करें। अब ये आपके पास पॉइंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से तरीकों से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करते हैं, और ये कैसा त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का, मतलब इसमें स्केलेन ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तब भी इस फार्मूले से लग जाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर किसी भी त्रिभुज की जब भी बात होगी तो वो सभी त्रिभुजों पर अप्लाई कर देंगे और सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल आएगा, क्योंकि हम किसी भी त्रिभुज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो फार्मूला है वो बेसिक फार्मूला, अगर कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें अगर हाइट आपको पता है, क्या पता है, हाइट, अगर हाइट पता है, ऊंचाई पता है, ऊंचाई पता है, ठीक है, ऊंचाई पता है, और बेस पता है, आधार पता है, क्या पता है, बेस पता है। ठीक है, अगर बेस पता है और हाइट पता है तो आपका एक बेसिक सा फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर से समझो, कोई भी त्रिभुज अगर दिया हो, उसमें अगर त्रिभुज की हाइट पता चल जाए और उसका आधार पता चल जाए तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये क्षेत्रफल का फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक तो पॉइंट ये हो गया, नोट करते चलो सब लोग। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, चलिए इसी पे अगर एक क्वेश्चन भी कर लें, पहले दे दिया जाए कोई भी त्रिभुज है, आप सभी को बताना है, कोई भी त्रिभुज है, उसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और उसका आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार, आधार कितना है 15 है, इंटू 15, हाइट कितनी है, हाइट है 12 इंटू 12, 2 से इसको काटेंगे, 6 15 छक्का कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर एक क्वेश्चन ले लें, ये क्वेश्चन हमने करवाया है, एक बार दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं कोई। अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे कह दें कि त्रिभुज के आधार व ऊंचाई का अनुपात 4:5 है और क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई क्या है? तो पूछा गया है ऊंचाई क्या है त्रिभुज की, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। तब अब कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिए। अगर त्रिभुज के आधार व ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया है, यानी हाइट बेस रेशियो, हाइट का अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, तो इनको अगर रेशियो से अलग करके लिखेंगे तो ये 4x है और ये क्या है, 5x है। और फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, 4x है, और हाइट कितनी है, तो हाइट है 5x है। हमने इसको काट दिया, कितना आ गया, 5 दूना 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना है, 250 है। तो 10x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, 250 के। ये से ये कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। जहाँ पर x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 है, अगर x की वैल्यू 5 है तो आप इसका बेस आधार भी बता सकते हो, 5 चक्को बेस, हाइट भी बता सकते हो, 5 25। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 5, हाइट कितनी आ गई, 25। तो आपसे ऊंचाई पूछी गई थी, तो ऊंचाई कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं, दूसरे पॉइंट से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए। अभी तो त्रिभुज की तुम्हें हाइट पता थी, आधार पता था। किसी भी त्रिभुज की अगर हाइट पता है, आधार पता है, तो तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी हमने बताया है उससे आप निकाल सकते हो। अब अगर दूसरा पॉइंट ये है, क्षेत्रफल की ही बात कर रहे हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता करें, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। अब एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी सभी भुजाएं पता है और भुजाएं सारी क्या है, असमान है। भुजाएं क्या है, असमान है। जैसे ए बी सी, इसके सामने वाली भुजा है स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा है स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा है स्मॉल सी। ठीक है, अब सारी भुजाएं असमान हैं, लेकिन भुजाएं पता हैं आपको। कोई भी त्रिभुज है उसकी सारी भुजाएं असमान हैं और भुजाएं पता हैं, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सभी भुजाएं। ठीक है, तो सभी भुजाएं पता हैं और सारी असमान हैं। तो आप क्या करोगे, सभी भुजाओं को जोड़ के, सभी भुजाओं को अगर जोड़ोगे, पहली भुजा ए बी और सी, a प्लस बी प्लस सी, अगर उसको बाई 2 कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर निकलता है। क्या निकलता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकलता है, जिसे हम केवल s से डिनोट करते हैं। इसको सेमी पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो कोई भी त्रिभुज अगर तुम्हें असमान भुजाओं वाला दिया है, तो सबसे पहले उन भुजाओं को जोड़ दोगे, बाई 2 कर दोगे, जहां से अर्ध परिमाप आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप लगा दोगे हीरोज फार्मूला। कौन सा फार्मूला, हीरोज फार्मूला लगा दोगे, हीरोज फार्मूला लगा दोगे, और उसके बाद आप आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे, अब हीरोज फार्मूला क्या है, तो हीरोज फार्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी असमान त्रिभुज, ये दूसरा पॉइंट है, किसी भी असमान त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी असमान त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाया जाता है अंडर रूट एस अभी बताया, सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, एस माइनस एक भुज। तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला। फिर से समझ लीजिए, कैमरा बंद हो गया था, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एस, एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा, यानी कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से आप क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दो चीजें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देख लीजिए। हीरोज फार्मूला आपको पता चल गया ना। हीरोज फार्मूला हम दो तरीके से लगाएंगे, जब आपको मीडियन पता होंगी उसके लिए भी एक हीरोज फार्मूला, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए इसमें कि अगर, हाँ पहले हम एक ले लेते हैं भुजा 10, 24 और 26। हालांकि ये समकोण त्रिभुज है, हालांकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सारी भुजाएं असमान हैं, तो अब करना क्या है? अब करना बहुत ही आसानी से, पहले तो सभी भुजाओं को जोड़ के बाई 2 कर दो, वो एस की वैल्यू निकल आएगी। तो 24, 26, 50 और 50, 10, 60 और 60 बटे 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 30। यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अगर एस की वैल्यू 30 है तो अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, अंडर रूट एस, एस कितना है? 30। अब 30 में पहली भुजा 26 घटा दो तो 4, 30 में दूसरी भुजा 10 घटा दो 20, 30 में तीसरी भुजा 24 घटा दो 6। अब इसको ही तो सॉल्व करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए देखो, 1 0 1 0, 2 0 होंगे तो 1 0 बाहर निकल आया, ठीक है। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6, 1 6 भी निकल आया। इसके बाद इसको 10 लिख लो, है ना। ये 4 है, 4 से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। आंसर कितना आ गया? 2 छंग 12 दहम कितना? 120। और ये तो समकोण है, समकोण त्रिभुज था। तो क्या देखो 1/2, क्योंकि इसकी हाइट क्या हो जाएगी? इसकी हाइट चाहे 24 मान लो चाहे 10 मान लो, क्योंकि विकर्ण आपका 26 है। तो 1/2 यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, 24 × 10, ये कितना आ जाएगा? 12 और 12 दहम कितना? 120। आप इससे भी पता कर सकते हो, क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 24 है, आधार 10 है और ये कितना है? 26। इसका तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि अगर हमको हाइट पता चल गई और क्या पता चल गया? आधार पता चल गया। तो 1/2 × 24 × 10, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया था? 120। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं सही, और फटाक से आप आंसर बताओगे। कोई भी त्रिभुज है 8, 12, 10, ठीक है, ये है। चलिए इसको लगाते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो सबसे पहले इनको जोड़कर बाई 2 कर दो, उससे S प्राप्त होगा। तो S बराबर कितना आ जाएगा? चलिए ऊपर ही लिख लेते हैं। सबसे पहले S कितना आ जाएगा? तो S आ जाएगा 10 8 18 12 30 और 30 बटे 2 15, ठीक है। तो S की वैल्यू 15 आ गई है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हीरोज फार्मूला ही लगाना है, अंडर रूट। पहले तो 15 ही लिख दो, 15 में 10 घटा दो, तो 15 में 10 घटाओगे 5 आएगा, 15 में 12 घटाओगे 3 आ जाएगा, 15 में 8 घटाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 15 उपांती 15, 15 15 1 15 बाहर निकाल आएगा, अंडर रूट 7। ये आपका आ गया क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल है? तो जो त्रिभुज आपका दिया गया है, कितना? 15√7। इतनी बात आपको पता चल गई। चलिए आगे बताते हैं। अब इसी में क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मैं एक और फार्मूला देने वाला हूं। तीसरा पॉइंट, ये तीसरी तरीके से क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो अगर दो आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं के बीच अगर आपको थीटा कोण का मान पता हो, कोण का मान पता हो, ठीक है, दो संलग्न भुजाएं, जुड़ी हुई भुजाओं के बीच का अगर कोण पता हो और उन भुजाओं का मान पता हो, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल ए, दो भुजाओं की वैल्यू पता हो और बीच का कोण पता हो, तब भी हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? तो
तो फिर से देखो एक फार्मूला, क्या होगा फार्मूला, आपको 1/2 इंटू ए इंटू सी और ए सी के बीच बना हुआ कोण आपको लिखना है साइन थीटा में। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे तो ये देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया गया कि कोई भी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, लैंग्वेज समझना, कोई भी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और उन त्रिभुज के उन भुजाओं के बीच बना कोण 30 डिग्री का है, उन भुजाओं के बीच बना कोण 30 डिग्री का है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, एरिया इसमें बताना है, एरिया इसमें बताना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपको ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए सी और साइन थीटा, ये थीटा ए सी के बीच बना हुआ कोण ही है। ये ए भुजा, ये सी भुजा, इसके बीच बना कोण ही थीटा है। तो क्या करेंगे, तो तुरंत फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू ए, मतलब जो दो भुजाएं हैं उनका गुणा कर दो। ये भुजा एक है, एक ये भुजा है, 6 8 48 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 2 4, 4 एकनम 4, 4 2 8, बरचौक 48। आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आसानी से यहां से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तीसरा कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, चौथा पॉइंट क्षेत्रफल निकालने का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन ये वाला फार्मूला कहां कहां पे यूज होता है मैं आपको बता दूं। ये वाला फार्मूला कहां कहां पे यूज होता है ये भी आप देख लीजिए। कभी कभी एक व्रत दे देते हैं, कभी कभी एक व्रत दे देते हैं, ठीक है, और बता देंगे कि इसमें जो यहाँ पर जो त्रिज्य खंड का निर्माण हो रहा है वो कितने डिग्री पर हो रहा है, तो 30 डिग्री पर हो रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्य खंड का नहीं, बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाओ। ठीक है, उस त्रिज्य खंड में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो इतने भाग का अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो आप आसानी से बता लोगे। ठीक है, सीधा फार्मूला लगा दोगे। क्या फार्मूला होगा, 1/2 6 36 इंटू 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 4, 4 5 36, मतलब इतने हुए जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं, तो ये सब बताएंगे, सर्किल में भी पढ़ाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है, इसी में साइन रूल बन जाता है। साइन रूल क्या है, ठीक है, तो साइन रूल देख लेते हैं। साइन रूल जान तो कैसे बनता है। साइन रूल आपका जो भी फार्मूला आपको बताया था, जैसे 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा, यह लिख दो, इनके बीच बना हुआ कोण, जैसे त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, ये भुजा बी, ये भुजा सी और ये भुजा ए। तो देखो साइन रूल भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं, हालांकि ये ज्योमेट्री का पोर्शन है लेकिन फटाफट हम करेंगे। 1/2 ए बी, अब ए ये भुजा है, ये भुजा है बी, इसके बीच कोण कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है, तो साइन सी बराबर 1/2 बी इंटू सी साइन ए बराबर, सारे क्षेत्रफल तो बराबर ही होंगे इसलिए बराबर कर रहे हैं, 1/2 सी इंटू ए साइन बी। सबको डिवाइड, देखो 1/2 कैंसिल हो गया और सबको ए बी सी से डिवाइड कर दो, ए बी सी इधर भी, ए बी सी इधर भी और इधर भी ए बी सी से डिवाइड कर दो। सबको ए बी सी से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या निकल के आया, ए बी कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया, सी ए कैंसिल हो गया। तो ये एक साइन रूल निकल आया कि क्या होता है, साइन सी अपॉन सी बराबर साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी, कोण हमेशा कैपिटल लेटर। ठीक है, ये आपका आ गया साइन रूल।
तो आपको इसको भी नोट कर लेना है। इसका जस्ट उल्टा भी सही होता है, जैसे कि C अपॉन साइन C बराबर A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B, ये भी सही होता है। ठीक है, कभी भी कोण और भुजाएं दी हो तो हम ये फार्मूला का उपयोग करते हैं। चलिए, ये हो गया साइन रूल, इसी से सीख लिया। कोसाइन रूल भी पढ़ेंगे और सब विस्तृत से पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में हम हर एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी में अगर तीसरा चीज़ बता दीजिए, जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट से कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें आपको मीडियन पता है, मीडियन की वैल्यू पता है, मीडियन के मान पता है, कितनी कितनी लंबाई की मीडियन है। मीडियन यानी माध्यिकाओं की लंबाई, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की अगर लंबाई का मान पता है, लंबाई की वैल्यू पता है, तो भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तीनों माध्यिकाएं पता हो। जैसे एक माध्यिका ये है M1। माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका होती है शीर्ष से सामने वाली भुजा को बीचों बीच में स्पर्श करती है, बीचों बीच से काटती है, या कि सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करती है और इक्वली बाइसेक्ट करती है सामने वाली भुजा को। ठीक है, अगर इस वाली भुजा से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में जो रेखा बांट दे, वो उस त्रिभुज की मीडियन कहलाएगी। तो ऐसी मीडियन, त्रिभुज में 3 मीडियन होती हैं, तो M1, ये वाली हो गई M2 और ये वाली हो गई M3। तो मीडियन पता है, तब आप SM निकालोगे। तो SM भी वैसे ही निकलता है। अगर भुजाएं पता होती थी तो तुम जोड़ के क्या करते थे, पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालते थे, तो मीडियन का अर्ध परिमाप निकालोगे। ठीक है, तो SM निकालोगे, यानी माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, माध्यिकाओं को सबको जोड़ लोगे, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 2। यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे फिर, तो क्षेत्रफल का फार्मूला वही हीरोज फार्मूला की तरह ही इसको भी हम देखेंगे। पहले SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3, ये आप लगा दोगे। ठीक है, ये आप लगा दोगे। तो अब करना कैसे है, तो ये समझ लो कि अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन पे लगाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन में दे दिया गया, यहीं पर समझते हैं। क्वेश्चन में दे दिया गया है, कोई भी त्रिभुज जिसकी माध्यिकाएं क्रमशः 3, 4 और 6 हैं। कितनी है, 3, 4, 6 हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो तुमको माध्यिकाएं पता है ना, ये अब सब माध्यिकाएं पता है, ये माध्यिकाएं आपको पता हो गई। तो माध्यिकाएं अगर पता है तो सब माध्यिकाओं को जोड़ लो। 4, 3, 7, 6, 3, 9, 4, 13। थोड़ा सा माध्यिकाएं ऐसा करें कि जोड़ने पर सम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कटेगी नहीं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जोड़ लेते हैं। 4, 4, 8, 6, 16 और 16 बटे कितना, 2। 2, 8, 16, यानी SM की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब 8 में सभी माध्यिकाओं को घटाना है। तो फार्मूला क्षेत्रफल का लिखने के लिए हमने फार्मूला लिख दिया, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखिए 8 आगे 8 लिख दो, और 8 के बाद क्या करना है, 8 में एक बार 6 घटा दो तो 2, 8 में 4 घटा दो, फिर कितना, 4 और 4। ये 4, 4 बाहर निकला तो 4 आ गया। ये 8 बाहर निकलेगा तो ये भी 2, 8 दूना 2, ये आ गया। तो 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसकी माध्यिकाएं क्रमशः 4, 4, 6 थी। आप कर सकते हो, 4, 4, 6 थी, उसका क्षेत्रफल कितना जाएगा। आपने माध्यिकाओं से भी क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब फटाफट थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। किसी भी त्रिभुज है, यहां पर कोई भी त्रिभुज हो,
किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, देखो परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालेंगे तो हम कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है, बड़ा वृत्त है तो कैपिटल आर, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या तो स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। फिर इसके बाद करना क्या है, देखो अंतःवृत्त अगर बनेगा, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अगर अंतःवृत्त बन रहा है, ये अंतःवृत्त बन रहा है, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, ये कैसे पता करेंगे, तो आपको याद करना है आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, जहाँ पर डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये एस क्या है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त बनेगा, परिवृत्त मतलब क्या होता है, बाह्य वृत्त, शीर्षों से होता हुआ हट जाए, तो उसकी अगर हमको त्रिज्या पता करनी तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, ए बी से अपॉन 4 डेल्टा, जहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ए बी सी ये सब क्या है, ये सब हैं भुजाएं, ये क्या है, भुजाएं। तो अगर त्रिज्या पता होगी तो क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। यहीं से आपका ये तो किसी कोई भी त्रिभुज है, इसी में समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो, समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या भी पता कर सकते हो, जो कि क्या होती है, अंतःवृत्त की अगर समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या बात करें, समबाहु की, तो आप निकाल भी सकते हो। निकालना कैसे, समबाहु त्रिभुज जैसे ये है, इसकी सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है, ए, ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है √3, डेल्टा मतलब क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, और एस 3a/2, 3a/2 सेमी पेरीमीटर 3a/2 होगा, ठीक है, तो ये 2 दूना 4, ठीक है, तो ये इससे कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, तो √3/a से ये a कैंसिल, √3/2a क्या आ जाएगा, √3 डेल्टा अपॉन √3/2a, हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा, √3/2a आ जाएगा। अब इसका देखेंगे समबाहु का परिवृत्त क्या हो जाएगा, तो √3/a याद ही कर लो, और वो भी इससे भी आ जाएगा, ठीक है, तो समबाहु परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, ठीक है, तो ये चीज हो गई। ये समबाहु त्रिभुज को अगर आ जाए तो √3/2a और √3/a, आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन एक फटाफट इन दोनों से क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, समबाहु त्रिभुज वाले में पूरा इसको कैसे करते हैं वो पूरा हम क्लियर बताएंगे आपको ना, अभी भी थोड़ा जान लिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा कि एक त्रिभुज है जिसकी लंबाइयाँ क्रमशः 4, 5 और 6 हैं, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पता करने के लिए डेल्टा अपॉन एस, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। यहाँ पर 3, 4, 5 लेते हैं, 3 तरफ को 3 दूना 6, 10 और 8 ये ले लेते हैं, और ये रेक्टेंगल है, इसका आसानी से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब चलो निकालना है हमको, आर पता करना है, तो आर यहाँ पे पता करते हैं, आर क्या हो जाएगा। तो आर क्या है, डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस, और डेल्टा ये रेक्टेंगल, ये कौन सा है, समकोण है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल का कैसे निकलता है, 1/2 इंटू बेस इंटू, तो बेस कितना है 8 इंटू 6, 2 चक्को 8, 4 6 24, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। और एस, एस कितना है, 10 8 18 6, 10 8 18 6 24, 24/2 कितना आ जाएगा, 12, 12 दूना 24, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 8 से 14 10 24, ठीक, कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि ये सेमी पेरीमीटर, इनका योग करके बाई 2 करते हैं, इनका योग 24 आया और 24 को बाई 2 कर दिया तो 12 आ गया, 12 दूना 24, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर क्षेत्रफल बात करते हैं इसी की, तो त्रिज्या तुमको पता है, तो 2 दूना 4 पाई, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई क्या हो जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा
जो अंतःव्रत बनाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन परिव्रत में भी पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सेशन ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसी के आगे यहीं से शुरुआत करेंगे त्रिभुज पे ही। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कतई मत भूलें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।